हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नेम है विकास पढ़ने वाले हैं। पंकज सर आपको पढ़ाएंगे। अब चलिए चैप्टर के बारे में देखते हैं। चैप्टर का नेम है विकास, और विकास कहने का मतलब क्या है, विकास का अर्थ क्या है। यदि किसी व्यक्ति को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और आय मिल पा रही है तो उस व्यक्ति का विकास हो रहा है। उस व्यक्ति का विकास हो रहा है। जब किसी व्यक्ति के शिक्षा, स्वास्थ्य और आय में सुधार होगा, कहने का मतलब उसके जीवन स्तर में सुधार होगा। तो किसी व्यक्ति का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? उसकी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ये तीन मापदंड है। ये कौन बताता है? ये बताता है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ये मापदंड दिया है। कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और आय मिल पा रही है तो उसके जीवन स्तर में सुधार होगा। यानी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए उसको। ये बात हमने पढ़ी। आगे जो है ये विकास क्या वादे करता है, और विकास का अलग अलग व्यक्तियों के लिए, विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न लक्ष्य हैं। क्या मतलब है? विकास जो है अलग अलग मतलब रखता है। विकास के अलग अलग मतलब है, मीनिंग है। विकास किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक है तो किसी व्यक्ति के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे हम कहें बांध बनाना। यदि हम बांध बनाते हैं तो बांध बनाने से, जैसे ये नदी जा रही है, हम बांध बनाते हैं। बांध बनाने से हम यहाँ जो है मछली पालन कर सकते हैं, यहाँ जो है बिजली उत्पादन कर सकते हैं, उद्योगपतियों को सरकार बिजली बेच सकती है, तो फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर रह रहे लोगों को यहाँ पर रह रहे लोगों को विस्थापन करना पड़ेगा, इस स्थान को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? अगर किसी समय या कभी जो है भूकंप आ जाए, एकदम से ये बांध टूट जाए, तो लोगों की जान माल को खतरा हो सकता है। इसलिए वहाँ रह रहे आदिवासी, जनजाति या किसी प्रकार के भी लोग हैं, उन्हें वो ज़मीन या जो अपना घर है छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है विकास किसी के लिए लाभदायक है तो विकास किसी के लिए जो है नुकसानदायक है। तो उद्योगपतियों के लिए यहाँ जो है लाभदायक हुआ, जबकि वहाँ रह रहे लोगों के लिए ये नुकसानदायक हुआ, ये नुकसानदायक हुआ। तो ये बात जो है हमने पढ़ी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्या है, आपको ये याद रखना है। विकास विकास की जो है परिभाषा, ये विकास की परिभाषा आपको याद करनी है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगला टॉपिक है आय और अन्य लक्ष्य तथा राष्ट्रीय विकास। अब जो है विकास को हम विकास को हम दो प्रकार से देखते हैं। एक है भौतिक वस्तुएं, एक है अभौतिक वस्तुएं। कहने का मतलब हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, तो पैसा क्या है? भौतिक वस्तु है। एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, एक व्यक्ति के पास 5,000 करोड़ रुपए। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा उसका ज़्यादा विकास। तो विकास को हम किस पर जो है देख रहे हैं? धन के आधार पर। और धन कैसी वस्तु है? भौतिक वस्तु है। किसी व्यक्ति के पास कार है, किसी व्यक्ति के पास साइकिल है। तो एक व्यक्ति के पास साइकिल, एक व्यक्ति के पास कार। तो ये भी क्या है? भौतिक वस्तु। जिसके पास कार है उसका विकास अधिक है। ऐसे ही घर, मोबाइल, कपड़े आदि जो है ये भौतिक वस्तुएं हैं। तो विकास का जो मापन है वो भौतिक वस्तुओं के आधार पर भी होता है, जबकि विकास को अभौतिक वस्तुओं के आधार पर भी जो है मापा जाता है। जैसे हमें अधिक स्वतंत्रता मिली हुई है, हमें अच्छा लग रहा है, हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का विरोध कर सकते हैं, स्वतंत्रता है। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें लिखने की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता मिलना भी अपने आप में क्या है? विकास है। हमारी मित्रता, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, ये भी क्या है? अपने आप में विकास है।
हमें समानता जो है हमें मिली हुई है, हमें समान अधिकार मिला हुआ है, हमारी सुरक्षा मिली है, हमको शांति जो है मिल रही है, हमारी जो है वो इज्जत बढ़ रही है। तो ये भी अपने आप में क्या है? विकास है। ये भी अपने आप में विकास है। तो ये विकास के कुछ लक्ष्य बताए गए हैं। अभौतिक विकास के लक्ष्य और भौतिक विकास के लक्ष्य, जिसमें भौतिक वस्तुएं जो है वो भौतिक विकास, अभौतिक वस्तुएं अभौतिक विकास। इसके बाद हम परिभाषा देखते हैं राष्ट्रीय विकास की। राष्ट्रीय विकास कहने का मतलब क्या है? जब देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो? वृद्धि। जब देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो तो राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र का विकास होगा, उसे राष्ट्रीय विकास कह देंगे। राष्ट्र का विकास होना ही राष्ट्रीय विकास कह देंगे उसे। ये बात जो है यहाँ बताई गई है। अब हम बात करें कि जो व्यक्तियों या जो नागरिकों के जीवन स्तर में कैसे सुधार होगा। वही बात जो अभी हम पढ़कर आए थे, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य। आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर ये तीनों चीजें हैं किसी व्यक्ति को मिल रही है तो उसके जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास कहने का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में वृद्धि तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होना। तो ये राष्ट्रीय विकास कहलाएगा। इसके बाद जो है हम कोई देश है, अलग अलग देश है, अलग अलग राज्य हैं, इनके विकास की तुलना कैसे कर सकते हैं हम? तो इसकी तुलना करने के लिए कई जो है तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता मृत्यु दर, निवल उपस्थिति अनुपात। इस प्रकार से जो है हम इन चीज़ों को कंपेयर करके, तुलना करके जो है हम देख सकते हैं कि कौन सा देश कितना विकसित है या कौन सा राज्य कितना विकसित है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के लिए देखते हैं, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की है, सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार की है। हमने कर लिया कंपैरिजन। तो इन्हीं चीज़ों को अब हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी राज्यों का कंपैरिजन किया जा सकता है या किसी देश का कंपैरिजन किया जा सकता है। तो पहला जो इसमें हमें पढ़ना है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति की औसत आय। एक व्यक्ति क्या कहें, हम कहें पूरे जनसंख्या की, जो कुल जनसंख्या है हमारे देश की, टोटल जनसंख्या है, उसकी जो औसत आय है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति की आय, यहाँ पर औसत आय निकाली जाएगी। यदि हम बात करें एक व्यक्ति की आय तो यहाँ पर तो एक व्यक्ति की आय जो है वो करोड़ों में है। जो उद्योगपति है उनकी जो है सैलरी या जो कहें वो जो रुपया कमा रहे हैं वो करोड़ों में है। तो क्या हमारे यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय करोड़ों में हो जाएगी? नहीं, कोई करोड़ों में कमा रहा है, कोई लाखों में कमा रहा है, कोई हज़ारों में और कोई सैकड़ों में कमा रहा है, यानी 100-200 रुपये ही कमा पा रहा है। तो इन सब का जब एवरेज लिया जाता है या इन सब का जो औसत लिया जाता है, उस औसत के बाद जो रकम हमारे पास निकलेगी वही कहलाएगी औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी वह। तो कहने का मतलब देश की कुल जनसंख्या या देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली गई आय को औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे अब हम इसे लिखकर देख लेते हैं, क्या क्या कहा जा रहा है? देश की कुल आय, देश की कुल आय, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर। अब मानते हैं हमारे देश की आय 100 रुपये है, मानते हैं देश की कुल जनसंख्या 60 है, देश की कुल जनसंख्या 50 मान लेते हैं, देश की कुल जनसंख्या 50। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो हम कहें हमारे प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 2। समझने के लिए है, ये जो है मिलियंस में, ट्रिलियंस में पैसे जाएंगे, ये ट्रिलियंस में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ट्रिलियंस में है तो हम इसे ट्रिलियंस में रखेंगे और कुल जनसंख्या के 50 के स्थान पर हम 147 करोड़ रखेंगे और जो यहाँ वैल्यू है 100 के स्थान पर हम ट्रिलियंस में रखेंगे, तब एक्यूरेट जो है वो डाटा हमारे पास आ जाएगा। इसे गूगल कर कर भी आप
देख सकते हैं। अब हम कंपेयर कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, तो सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? हरियाणा की। तो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की। तो ये बातें भी हमें जो है पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है। इसके बाद अगला जो है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कहने का मतलब ही क्या है कि किसी क्षेत्र में जितने भी बच्चों का जन्म होता है, कि किसी क्षेत्र में जितने भी बच्चों का जन्म होता है उसमें से कितने बच्चे मर रहे हैं, और वो बच्चे कितनी उम्र के होने चाहिए? 1 साल से कम। 1 साल से कम उम्र के बच्चे, 1 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी 1 साल के अंदर अंदर जो मृत्यु हो रही है वो कहलाएगी शिशु मृत्यु दर। अब बच्चों का जन्म तो लाखों में होता है, लेकिन हम इसका मापन किस पर करेंगे? हम इसका मापन करेंगे 1000 जीवित जन्मों पर। मानते हैं कि 1000 बच्चों का जन्म हुआ, मानते हैं 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें से 20 बच्चे जो है मर गए, मर गए 20 बच्चे, जिनकी उम्र 1 साल से क्या थी? 1 साल से कम थी। जिनकी उम्र 1 साल से कम थी वो बच्चे मर गए। तो हम कहें शिशु मृत्यु दर कितना आ जाएगा? शिशु मृत्यु दर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। शिशु मृत्यु दर कितना आ जाएगा फिर? 20 आ जाएगा शिशु मृत्यु दर। ये बात जो है यहाँ बताई गई है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 1 वर्ष की आयु से पहले, 1 वर्ष की आयु से पहले प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मरने वाले बच्चों की जो संख्या है उसे शिशु मृत्यु दर कहेंगे। हमने कितनी शिशु मृत्यु दर निकाली यहाँ? 20 निकाल दी हमने शिशु मृत्यु दर। अब हम बात करें कि जो सर्वाधिक या कहें उच्चतम शिशु मृत्यु दर किसकी है? हरियाणा की है। उच्चतम शिशु मृत्यु दर हरियाणा की, और न्यूनतम शिशु मृत्यु दर केरला की। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर केरला की। यानी हम कहें कि केरला की न्यूनतम शिशु मृत्यु दर क्यों है? क्योंकि केरला में शिक्षा जो ये स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अधिक है, अच्छी है। इस कारण से केरला में बच्चे कम मर रहे हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है साक्षरता दर। साक्षरता दर, साक्षरता दर कहने का मतलब कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो किसी न किसी भाषा को क्या कर पा रहे हैं? पढ़ पा रहे हैं, या लिख पा रहे हैं, या हम साथ में कहें कि समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? साक्षर। वो क्या कहलाते हैं? साक्षर। और जो उनका प्रतिशत है, उन लोगों का जो ये प्रतिशत है, उनका प्रतिशत ही क्या कहलाएगा? साक्षरता दर। अब हम बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? केरल। सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? केरल। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की। सर्वाधिक है केरल केरल की, और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। इसके बाद अगला टॉपिक है निवल अनुपस्थिति अनुपात। निवल अनुपस्थिति अनुपात। अब हम इसमें देखें निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात कहने का मतलब क्या है कि 15 से 17 वर्ष के ऐसे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, और उनका भाग किससे दिया जाएगा? टोटल स्टूडेंट से, जो उस उम्र के टोटल बच्चे हैं। जैसे आपकी भी उम्र 15 से 17 होगी, तो 15 से 17 उम्र के बच्चे हम मानते हैं कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या है 80। उनकी संख्या है 80। 80 ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। किस उम्र के? 15 से 17 वर्ष के। और उसी उम्र के टोटल बच्चे कितने हैं? 100। टोटल बच्चे कितने हैं? 100। तो कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? 80 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। माइनस करेंगे 100 में से 80 को। कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? 20 बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो इसका जब हम रेशो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो 4:1 आ जाएगा। तो 4 अनुपात में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 1 अनुपात में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इतना हमें नहीं उलझना है, इतना रेशो को हमें नहीं उलझना है। हमें सिर्फ इतना देखना है। क्या देखना है?
15 से 17 वर्ष के बच्चे 15 से 17 वर्ष के बच्चे 15 से 17 वर्ष के बच्चे वर्ष आयु 15 से 17 वर्ष आयु 15 से 17 आयु वर्ग के उन बच्चों का प्रतिशत जो नियमित रूप से स्कूल जाते हैं निवल उपस्थिति अनुपात कहलाते हैं। 15 से 17 वर्ष के या आयु के जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, उनका जो प्रतिशत है वही निवल उपस्थिति अनुपात कहलाएगा। उसको हमने थोड़ा कैलकुलेशन से भी देख लिया। अब सर्वाधिक निवल उपस्थिति अनुपात किसका है? केरला का। बच्चे देखो ज़्यादा केरला में स्कूल जा रहे हैं, इसी कारण इसी कारण तो इसकी साक्षरता दर अच्छी है। ज़्यादा बच्चे जो है वो केरल के स्कूल जा रहे हैं, इस कारण से केरला की साक्षरता दर अच्छी रही है। हमने यहाँ देखा केरला की साक्षरता दर अच्छी है, क्यों? क्योंकि जो बच्चे 15 से 17 वर्ष के हैं, स्कूलिंग के बच्चे हैं, वो ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, वो लगातार स्कूल जा रहे हैं। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा जीवन प्रत्याशा जीवन प्रत्याशा कहने का मतलब क्या है? आशा या संभावना कि कोई व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है 120 से 130 साल जी रहा है, कोई व्यक्ति 2 साल 1 साल की उम्र में ही निपट रहा है, कोई 12 कोई 15, सब अलग अलग उम्र में जो है डेथ हो रही है उनकी। तो हम बात करें कि किसी की जो है 12 कोई 15 कोई 18, ऐसे करते करते हम जो है इनका एवरेज निकालते हैं। हम इसका एवरेज निकालते हैं। जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो जो औसत हमारे पास मिलेगा, जो औसत हमें मिलेगा वही कहलाएगा औसत। औसतन औसत जो है कितना व्यक्ति कोई जी रहा है, ठीक है। तो सब उम्र के लोगों की जो अब मरने वालों की एवरेज या औसत निकाला गया, उससे हमें पता लगा कि भारत की कितनी औसत जो है जीवन प्रत्याशा है, वो है 72। तो भारत में लगभग औसतन कितने समय तक, कितने साल तक जो है लोग जी पा रहे हैं? 72, जो कि इस साल की नई एनसीईआरटी जो आई थी, यानी नया पब्लिकेशन था, न्यू एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी का नया पब्लिकेशन, उसमें जो है 72 बता दिया गया है। पहले कितना था? पहले जो है पुराने पब्लिकेशन में 67.5 ईयर्स बताया हुआ है, ठीक है। आपके पास लगभग पुरानी ही पुस्तक होगी और नई वाली में 72 हो गया है, तो इसे अपडेट कर लेना आप। इसके बाद श्रीलंका की जीवन प्रत्याशा 77.5 है, यानी कि भारत से अच्छी जीवन प्रत्याशा है। भारत से ज़्यादा समय तक जो लोग हैं श्रीलंका के जी पा रहे हैं, ये जो है बात यहाँ बताई गई है। अब अगली स्लाइड में देखते हैं सार्वजनिक सुविधाएं या सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक सुविधाएं पहले देखते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? ऐसी सुविधाएं जो सरकार जनता को प्रोवाइड कर रही है, जैसे सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, बिजली, पानी और बहुत सारी सुविधाएं। ऐसी सुविधाएं जो सरकार जनता को प्रोवाइड करवाती है, उपलब्ध करवाती है, वही कहलाती है सार्वजनिक सुविधाएं। इसके बाद अगला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है? यह एक ऐसा तंत्र है, किसके द्वारा चलाया जाता है? सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसके माध्यम से गरीब लोगों को कम कीमत पर, बहुत ही सस्ते दाम पर जो है खाद्यान्न, खाने पीने की जो है वस्तुएं, खासकर जो कहे गेहूं गेहूं प्रोवाइड करवाया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है। और वैसे तो इसमें आवश्यक वस्तुएं बहुत सारी बताई गई है। पहले क्या कुछ था? चावल भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था, तेल भी मिलता था, दाल, साबुन, सब कुछ मिलता था। लेकिन वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ अब गेहूं मिल रहा, ठीक है। तो ये बताया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहने का मतलब ही क्या है कि सरकार के द्वारा चलाई गई एक ऐसी स्कीम है जो गरीब जनता को कम कीमत पर खाद्यान्न वस्तुएं प्रोवाइड करवाती है, उपलब्ध करवाती है, ये बताया गया है। और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ताकि सभी जनता को, गरीब जनता को खाद्य सामग्री मिल सके। आगे देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट, या इसको हम मानव विकास सूचकांक भी कह देते हैं। मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक भी कहा जाता है।
मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट हर साल जारी करता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। मानव विकास सूचकांक जो है कितने मापदंड का प्रयोग करता है? हमने इसको पहले पढ़ लिया है। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी। शिक्षा, दूसरा जो है शिक्षा, यानी विद्यालय जो औसत आय जो हमने देखा था, उपस्थिति अनुपात, निवल अनुपस्थिति अनुपात, उपस्थिति अनुपात। और आय, आय कहने का मतलब प्रति व्यक्ति आय। तो तीन जो है मापदंड का प्रयोग करता है क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। इतना सा हम याद रखेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। इन तीन मापदंडों का प्रयोग करता है कौन? कौन? यूएनडीपी। और जारी करता है रैंक एचडीआईआर, मानव विकास सूचकांक। सूचकांक कहने का मतलब है लिस्ट, इंडेक्स। इंडेक्स जारी करता है, हर साल जारी करता है, ये हर साल जारी करता है। अब जो है यहाँ पर ये 2023-24 है, जो कि पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है। वर्तमान में जो है हम ये डाटा पढ़ेंगे 2025 के अकॉर्डिंग। 2025 के अकॉर्डिंग क्या है कि भारत की मानव विकास सूचकांक में कितनी रैंक है? 130। भारत की मानव विकास सूचकांक के अनुसार कितनी जो रैंक है? 130। अब एक पूरी लिस्ट है, 193 देशों की लिस्ट है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते भारत का नंबर कितना आया? 130वां जो नंबर है वो भारत का आया। यानी कि इस सूची में बहुत ही नीचे भारत है। तो भारत का मानव विकास सूचकांक बहुत ही कम है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इस कारण से। जबकि श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक 78 है। श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक 78 है। इसके बाद आगे देखते हैं, कंपेयर करते हैं यूएनडीपी और विश्व बैंक के अंदर, या जो इनके मध्य क्या डिफरेंस है। यूएनडीपी हमने पढ़ा कि तीन जो मापदंड का प्रयोग करता है, तीन मापदंडों का प्रयोग करता है। किसको मापने के लिए? विकास को मापने के लिए, या देशों की तुलना करने के लिए। यह है देशों में विकास की तुलना करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। जबकि विश्व बैंक सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय, या जिसको हम औसत आय कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करता है। और जबकि ये जो है यूएनडीपी है, इसकी अवधारणा व्यापक है, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। इसकी अवधारणा, विश्व बैंक की अवधारणा संकीर्ण है, सीमित है, क्योंकि इसने कम मापदंडों का प्रयोग किया है, सिर्फ प्रति व्यक्ति आय का ही प्रयोग कर रहा है विकास को मापने के लिए। जबकि यूएनडीपी शिक्षा, स्वास्थ्य और आय का प्रयोग कर रहा है विकास को मापने के लिए। इसके बाद यूएनडीपी जो है हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है और हर देशों को रैंक देता है। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा, भारत की रैंक थी क्या थी? भारत की रैंक क्या थी? 130। हमने पढ़ लिया है, भारत की रैंक 130। इसके बाद जो ये विश्व बैंक है, विश्व बैंक देशों को डिवाइड करता है। जैसे सबसे ऊपर जो है ये समृद्ध वगैरह अपने छोड़कर सीधा सिंपल सिंपल देखते हैं। उच्च, सबसे ऊपर हो गया उच्च, फिर मध्यम, फिर मध्यम, और मध्यम के नीचे निम्न, मध्यम के नीचे निम्न। तो उच्च स्थान वाले जो कौन कौन से जो देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो उच्च वाले में रख दिया उसको, उच्च जो ये लिस्ट है। फिर मध्यम वाली लिस्ट में, फिर निम्न वाली लिस्ट में। लेकिन भारत के इसलिए क्या किया है? भारत के लिए इसने क्या किया है? निम्न मध्यम आय, यानी निम्न और मध्यम दूसरे और तीसरे को मिलाकर क्या इसने एक नई लिस्ट बनाई, तैयार की, जिसमें क्या बताया गया है? भारत की प्रति व्यक्ति आय के अनुसार, भारत की प्रति व्यक्ति आय के अनुसार भारत को निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में रखा जाता है। फिलअप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलअप के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय के अनुसार निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में भारत को रखा जाता है। अब देखते हैं जीएनआई, सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय क्या होता है? ऐसी आय जो देश के अंदर रह रहे लोग या देश के बाहर रह रहे लोग अर्जित कर रहे हैं, वह सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। देखें इसकी डेफिनेशन, एक वर्ष के भीतर देश के नागरिकों और व्यवसायों द्वारा कुल आय, जिसमें विदेशी या विदेशों से होने वाली आय भी शामिल है, को इसको ही जो है सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं।
सकल राष्ट्रीय आय देश के अंदर, यानी हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर रह रहे लोग और भारत के बाहर रह रहे लोग, उनकी जो टोटल आय है, टोटल इनकम है, जिसको एक साल के लिए हम देखते हैं, जिसको एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष के लिए जो है उसको मेजर किया जाता है, एक वर्ष की इनकम को मेजर किया जाता है, तो वो जो धन है, वो जो पैसा है, वो कहलाता है सकल राष्ट्रीय आय। सकल राष्ट्रीय आय कहने का मतलब देश के नागरिक जो देश के अंदर रह रहे हों, देश के बाहर रह रहे हों, उनकी जो कुल आय है, उनकी जो टोटल आय है, वो सकल राष्ट्रीय आय है, वो टोटल या कहें ग्रोस नेशनल इनकम है। इसके बाद है विकास की धार्यता। विकास को जो है, विकास की धार्यता कहने का मतलब क्या है? सतत पोषणीय विकास, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब क्या है कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें अपने संसाधनों का प्रयोग करना है, हम संसाधनों का प्रयोग करें, हम संसाधनों का प्रयोग करें ताकि और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाए, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को प्रभावित न करें, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करें। आज वर्तमान में अपनी ज़रूरतों को भी हम पूरा करेंगे, आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी हम पूरा करेंगे, लेकिन हमें साथ के साथ पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। तो यही है विकास की धारणीयता, विकास की अवधारणा, या कहें सतत पोषणीय विकास। तो कुछ भी क्वेश्चन आए हमें ये लिख देना है, चाहे विकास की धारणीयता आए, चाहे विकास की अवधारणा आए, चाहे सतत पोषणीय विकास आए, तो यही बात हमें लिख देनी है। हमने ज्योग्राफी में कर भी रखा है इसे। इसके बाद है खेलने के लिए है ये टॉपिक। क्या टॉपिक है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। अब इसमें होता क्या है? इसमें हमारी हेल्थ, जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ के बारे में पता लगता है कि ये पतला है, दुबला है, मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, हेल्थी है या नहीं है। तो हमारे स्वास्थ्य को मापने के लिए एक यंत्र है बीएमआई, जिसे हम गूगल पर खेल सकते हैं इसके साथ। अब इसमें किसी की वजन, ऊंचाई जो है, इन सब चीज़ों की जांच की जाती है। कैसे जांच की जाएगी कि वो पोषित है या अल्प पोषित है, ठीक ठाक है या नहीं है, कुपोषित तो नहीं हो गया कहीं, तो इन सब चीज़ों को। तो एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे मेरा वेट मेरा वेट मेरा वेट है 73, मेरी हाइट हाइट है 162 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, और मैं कहूँ कि हाइट हो गया, वेट हो गया, और जो चाहिए इसके अंदर मेरी एज, उम्र। उम्र कितनी है? 27। जब मैंने तीनों चीज़ों को फिट किया, मैंने अपना वेट लिखा, अपनी हाइट लिखी और अपनी उम्र मैंने डाली, तब जो मेरा बीएमआई आया ना, मेरा बीएमआई आया ओवरवेट। एक मीटर बनता है ऐसे, एक मीटर बनता है। अब जैसे यहाँ पर एरो, यहाँ एरो, यहाँ एरो, तो इस तरफ जो एरो ऐसे आएगा ना, वो ओवरवेट वाला था, तो मेरे को दिखा रहा है ओवरवेट, तो मेरा ओवरवेट आया। तो ऐसे जो है हम इसको बीएमआई इसको खेल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो हमने बहुत ही कम समय में अपने फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हम ऐसे ही और प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।